विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं भाषा और आधुनिकता इस निबंध का आज का अवतरण। पहला अवतरण पढ़ा जा चुका है, आज दूसरे की बारी है। तो देखिएगा, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, एक ऐसा भाग है, एक ऐसा अंग है। अंग और भाग में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर शाब्दिक बात करें तो अंग का मतलब होता है अनिवार्य पक्ष, क्योंकि जब अंग कह दिया गया तो उसकी जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। ना होने पर शरीर विकलांग माना जाएगा, मतलब दोषपूर्ण हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। मतलब अगर किसी देश की संस्कृति को कायम रखना है तो उसकी कोई भाषा होगी जो उसके विकास में वो सहयोग करेगी, और अगर भाषा ही कमजोर हो जाए तो संस्कृति भी कमजोर होगी। कहने का आशय यही है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी भाषा वास्तव में संस्कृति यानी सांस्कृतिक परंपरा से निकली होती है। मतलब ये सांस्कृतिक परंपरा क्या है? हम जिस प्रकार के रहन सहन से होके आए होंगे, हमारी भाषा में उससे मिले जुले अनेक शब्द मिले। जैसे भले ही लोग भारत को अलग अलग रूप में देखें कि मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये कह करके लोग अपने धर्म की बात थोपें, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो भारत की संस्कृति में सबसे ज्यादा अगर कोई हिस्सा है तो आर्यों का जो सिद्धांत रहा है, आर्यों की जीवन शैली, आर्यों की संस्कृति सब में दिखती है। समझिएगा, तो भाषा में भी तमाम ऐसी चीज मिलती है जो आर्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वेद में जो कुछ भी था उसका असर सभी धर्मों में दिखता है, सभी भाषाओं में दिखता है। इसलिए भाषा तो कि अपनी संस्कृति से ही निकला हुआ एक अनुपम उपहार है। तो क्या संस्कृति जितनी प्राचीन है भाषा को उतने प्राचीन मान के छोड़ दिया जाए? नहीं, अंतर बता रहे हैं। संस्कृति परंपरा से निकली हुई होने पर भी क्या है? परिवर्तनशील और गतिशील है। हो सकता है कि संस्कृति के नियम सिद्धांत बहुत पुराने हो गए हों, अस्थाई हो, उनमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, लेकिन भाषा भले ही संस्कृति से निकल के बाहर आई है, सभ्यता से निकला हुआ एक उपहार है, तो उपहार वो अपने उस मूल चीज से, मूल तत्व से कुछ विलक्षण है, क्योंकि उसमें नयापन है, उसमें परिवर्तनशीलता है। क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है संस्कृति जो होती है वो परिवर्तनशीलता से वंचित रह जाए, लेकिन भाषा में परिवर्तनशीलता अनिवार्य है। बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? एक विद्वान हुए हैं सुस्मिल्स। ये सवाल कई बार पीसीएस में आ चुका है और हमारी प्रवक्ता परीक्षा में भी आया था। सुस्मिल्स ने भाषा की परिभाषा की है, भाषा मानवकृत नहीं, ईश्वरीय उपहार है। ये वो परिभाषा करते हैं, सुस्मिल्स ऐसा कहते हैं। कभी भी परीक्षा में, बड़ी परीक्षाओं में ये आएगा, छोटे में बिल्कुल नहीं आएगा। याद रखिएगा कि वो कहते हैं कि ईश्वरीय उपहार है। तो ईश्वरीय तत्व आ गया तो किसी न किसी संस्कृति, किसी न किसी धर्म से जुड़ा होगा। तो हम अगर यहाँ ये बात कह दें कि ईश्वर भी परिवर्तनशील है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं कहेंगे। ईश्वर कहीं अलग का थोड़ा है, हम ही आप हैं, अलग नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को जैसा चाहता है देखना वैसे बना लेता है। एको अहम, ठीक है, बहुश्याम ऐसी बात मिलती है। ईश्वर अकेला है, उसने सोचा हम बहुत हो जाएं और उसके बाद उसने अनेक रूप लिए। तो जो भी मनुष्य से लेकर के कीट पतंगे तक हैं,
वो उसकी इच्छा से उसने रूप धारण किया है। कुछ समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? चलिए, दार्शनिक चीजें कम समझ में आएगी, हमारा विषय भटक जाएगा। ध्यान दीजिए, भले ही अनेक संस्कृतियों से भाषा निकली है, लेकिन भाषा प्राचीन परंपरा से निकलने के बाद भी उसमें नवीनता है और परिवर्तनशीलता होती है, ये कह रहे हैं। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति होती है, वैसे वैसे भाषा की भी प्रगति होनी अनिवार्य है। क्यों? नया आविष्कार होगा तो नए शब्द की जरूरत पड़ेगी। भाई, कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं थी आज बनाई गई है, तो क्या उसके लिए पुराने शब्द काम करेंगे? नया शब्द, उसके लिए नया नाम देना पड़ेगा। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसका नाम ना हो। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए नया नाम देने के लिए भैया नए शब्द की आवश्यकता है। तो वे नया शब्द कहां से आएगा? अगर भारत में विकास हुआ है तो भारत वाले नाम रखेंगे, अगर अमेरिका में हुआ तो अमेरिका वाले नाम रखेंगे, नया शब्द आ गया। अब मैं यहां पर एक बड़ी बात बोल दूं, वो ये बोल रहा हूं कि अगर अमेरिका में किसी नए शब्द का निर्माण होता है तो हमें भी खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब भाषा में एक नए शब्द का आगमन हुआ है। जैसे परिवार में एक नए शिशु का जन्म होने पर लोग खुश होते हैं, वो खुशी होनी चाहिए, ठीक है ना? व्याकरणाचार्य लोग एक नए विराम पर उतने खुश होते थे, एक नए चिन्ह पर उतने खुश होते थे, पुत्र उत्सव जैसा खुश होते थे। ओ, एक नई चीज निकल के आई है, अब मैं इस पर बड़ा सा ग्रंथ लिखूंगा, ऐसा सोचते थे। आगे बढ़ते हैं, समय लग रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत, अर्थात वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किया है या करते हैं, उसके कारण जो नई सांस्कृतिक हलचल समाज में आती है, उसको शाब्दिक रूप देने के लिए, अर्थात समाज उसे किस नाम से पुकारेगा, इस बात को एक सजीव रूप देने के लिए, अर्थात एक नया नाम देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं होते हैं। क्योंकि जब नई चीज बनी है तो उसके लिए पुरानी डिक्शनरी में, पुराने शब्दकोश में शब्द नहीं मिलेगा, उसके लिए नया शब्द बनाना ही पड़ेगा। ये भाषा की प्रगति है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए नए प्रयोग, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की बहुत बड़ी जरूरत है, महती आवश्यकता है। मतलब अगर दुनिया बिना परिवर्तनशील हुए आगे बढ़ पाती तो बढ़ जाती, हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर दुनिया विकास कर रही है, नए आविष्कार हो रहे हैं, तो भाषा में भी नए शब्द जरूर आएंगे, और उनके लिए जो नए आविष्कार होंगे उनके लिए नए शब्द की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाषा में नई तकनीकी शब्दावली की जरूरत होती है और होती रहेगी। अब अगर ये कहा जाए, उदाहरण देना थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन बोल देते हैं। आप कभी ये सर्च करें कि किस देश में सबसे कम चीजों का आविष्कार हुआ है, तो मुझे लगेगा सबसे पड़ोसी हमारा देश पाकिस्तान है। इसीलिए उसकी भाषा पुरानी वाले से कम चल जाता है। बात समझिएगा। सबसे तेज आविष्कार करने वाला अगर कोई देश है तो चीन है। हर बार नया आविष्कार नए शब्दों गढ़ लेता है, वहां के लोग विरोध नहीं करते। बात समझिएगा। इसके बाद अमेरिका, और आते जाते हमारा भी नंबर आएगा। हम क्यों और लास्ट में अपने आप को जोड़ते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपस के झगड़े में उलझे रहते हैं। कोई भी नेता आएगा, हमें हिंदू मुसलमान पे लड़ा देगा, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उधर चले जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, जेल काटेंगे। हम ना वैज्ञानिक बन पाएंगे ना आविष्कारक बन पाएंगे। युवाओं को सावधान होने की आवश्यकता है। देश के सबसे बड़े अगर कोई मतलब ब्रेकर है, रोकने वाले हैं, तो यही लोग हैं। ठीक से विकास नहीं करने देते। आगे बढ़िए। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है? भाई, भाषा को युग के अनुसार बनाना है, तो ये परिवर्तन जो नए शब्दों की जरूरत है, ये कैसे संभव है, कैसे हो पाएगा? आइए समझते हैं क्या तरीका है।
दो तरीके बताए जाएंगे और मुझे लगता है कि दोनों में सबसे ज्यादा सफल तरीका वो होगा जो हमारे हाथ में है। ठीक, देखते हैं क्या बताते हैं। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है, अर्थात युग के अनुसार नए शब्दों को कैसे ला सकते हैं। तो दो स्वरूप है, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य का मतलब क्या है आगे बताएंगे, व्याख्या करेंगे। तो हम क्यों बताना शुरू करें, लेखक के ही शब्द में सुन लेते हैं, अभी तो हम अपनी बात करेंगे। ध्यान दीजिए, यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य ये है, अर्थात प्रयास करके हम शब्द बनाएं। इस मतलब यत्न साध्य को हम कैसे समझें, तो हम इसको इस रूप में कहते हैं। हमारा तात्पर्य ये है कि भाषा को युग के अनुसार बनाने के पीछे व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। यत्न साध्य का मतलब ये, परीक्षा में आपसे भी पूछ सकता है, यत्न साध्य से आप क्या समझते हैं। तो यत्न साध्य का मतलब ये हुआ कि हम प्रयास करके नए शब्दों को बनावे, तैयार करें। चाहे एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले और चाहे कई व्यक्तियों का समूह मिलकर के कोई समिति बने, कोई संस्था बने जो नए नए आविष्कार के लिए नए नए शब्दों को बनावे। अब कैसे होगा, वैज्ञानिक आविष्कार करें और संबंधित उस समूह से या उस संस्था से संपर्क करें कि भाई आप लोग चलो, ये यंत्र बनाया गया है, इसका क्या नाम रखा जाए। तो जो बनाएंगे शब्दावली जो देंगे वही नाम हो जाएगा, वही पूरी दुनिया वही बोलेगी। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग नाम रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यत्न साध्य यही है कि हम प्रयास करके नए शब्द बनाएं। हम अगर बना सकते हैं तो ठीक है, सरकार चाहे तो एक समूह बना सकती है, विद्वानों का पैनल तैयार कर सकती है, वो लोग काम करें। चाहे सामूहिक रूप में चाहे व्यक्तिगत रूप में लोगों का प्रयास होना चाहिए कि जैसे जैसे आविष्कार होते हैं वैसे वैसे नए शब्दों का निर्माण किया जाए, शब्द भी बनाए जाएं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि क्या आविष्कार के लिए ही नए शब्द बनेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके लिए शब्द ना हो, तो उसके लिए भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं, आविष्कार हो या ना हो। आगे बढ़ते हैं। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाई भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण या किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। यत्न साध्य का क्या मतलब है, यत्न साध्य तो हम पढ़ लिए कि भाई लोग शब्द बनावेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। लेकिन सहज सिद्ध का क्या मतलब है, सहज सिद्ध का मतलब यह है भाषा का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आपको कोशिश नहीं करनी है, वो नया शब्द अपने आप बन जाएगा, अपने आप आपके मुंह से निकल जाएगा, तो उसे हम व्यवहार में प्रयोग करेंगे। जो निकल गया उसे हम व्यवहार में प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी को समूह की या किसी आदमी को कोशिश नहीं करना है। जैसे भाषा अचानक आ गई थी, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने तैयार नहीं किया है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं जबकि ये बात सत्य नहीं है। तो उसी रूप में ये समझना है कि भाई आवश्यकता पड़ेगी तो शब्द अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भाषा अपने आप शब्द गढ़ लेती है। तो आपको बता दे, उदाहरण तो मैं दे सकता हूं, लेकिन आगे बढ़ के हम निबंध में समझ लेंगे, आगे ये बात आएगी कि सहज सिद्ध वाला सिद्धांत ठीक नहीं है। क्यों? सहज सिद्ध से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारे अनुभव के अंदर ही खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई आदमी जो कभी किसी से नहीं मिला, कोई भाषा नहीं जानता है, अचानक उसको आप पहुंच जाइए और मोटे डंडे से खींच के ठीक कस दीजिए, वो कहे या कुछ ना कुछ चिल्लाएगा या कुछ बोलेगा, ठीक है ना। तो जो भी बोलेगा एक नया शब्द बना दिया उसने, सहज सिद्ध है। बहुत खुश होगा तो कूद कूद के कुछ हे हो करने लगेगा, ये सहज सिद्ध हुआ। तो क्या इससे हमारे आविष्कार का कोई लेना देना है? मैं नहीं मानता। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए, यहां ये कह रहे हैं कि भाई सहज सिद्ध में किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं होती। अब यह बात कह के लेखक ने छोड़ दिया है, दोनों में क्या अपनाया जाए ये पाठकों पर छोड़ दिया है। मैं तो कहता हूं कि नहीं भाई, यत्न करके ही काम होना है। सहज सिद्ध जौन भगवान करिए वह हुई, इस सिद्धांत पर मत चलो, आप भी कुछ करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिकों का पर्याप्त अनुशीलन करें, आज तक जितने भाषा वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने जो सिद्धांत बताया, भाषा की उत्पत्ति से लेकर के विकास तक की जो तमाम बातें लिखी हैं, अगर उनको बढ़िया से पढ़ा जाए तो पहली ही बात सत्य सिद्ध होगी। कौन सी? यत्न साध्य वाला, कोशिश करके ही हम यहाँ तक आए हैं और डिक्शनरी बना के और उसको आज हम शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। वो कहीं से आसमान से नहीं गिरा है, अल्लाह का कुरान नहीं कि आसमान से गिरा है, उसको बस कागज में छाप के पटक दिए थे। चलिए अलग बात है। तो ये अंधविश्वास से दुनिया नहीं आगे बढ़ती है। ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। पहले अंग्रेजी ने आवश्यकता अनुसार नए शब्द बनाए, फिर जापानी भाषा, जापान के लोगों ने उसको नए शब्दों को गढ़ना शुरू किया, क्योंकि सबसे ज्यादा आविष्कार कहाँ हुए थे? जापान और अमेरिका में, इसलिए ज्यादा जरूरत वहां पड़ी। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि साथ में ही रहता है, वो भी अंग्रेजी वहां की है। अंग्रेजी इंग्लैंड वाली अलग है, अमेरिका वाली थोड़ी हटके है। आगे बढ़ते हैं। मैं सबको नहीं जानता, लेकिन हम भाषा विज्ञान पढ़े हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ बारीकी जानते हैं। ध्यान दीजिए, हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति माने उसकी एक विशेषता होती है कि वो उसी रूप में चलेगी। अरे भाई, कोई ऐसा शब्द बनाओ कि लगे हिंदी का ही है, ऐसा ना लगे कि वो बनावटी रहे, वो लगे कि हाँ यहीं का है। कितना भी हम नए हो जाए लेकिन लगे कि हाँ अपने देश के हैं। तो भाषा भी ऐसी दिखनी चाहिए जो अपनी भाषा से जो नया शब्द बनावे ना, अपनी भाषा के अनुसार बनावे। इधर की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है, अलग दिशा होती है। रुख माने दिशा। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही उसकी जो दिशा है उसको ध्यान में रखकर ही, बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत किए, अर्थात भाषा की जो मूल आत्मा है, जो मूल तत्व है, बिना उसे नुकसान पहुंचाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। हम दूसरे भाषा से जुड़े हुए शब्द भी अपनी भाषा में वैसे ही बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ थोड़ा सा परिवर्तन करके, चंद माने थोड़ा सा, ये काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर अर्थात तेज गति से होना चाहिए। ध्यान दीजिए, दो ऐसे महाद्वीप हैं, एशिया और अफ्रीका। दुर्भाग्य से हम एशिया में रहते हैं, बात समझिएगा। अफ्रीका तो ये जहां पर विकास कम हुआ है, वहां पर कुछ ज्यादा ही ऐसे शब्दों को बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आविष्कार की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी तकनीकी शब्दावली ज्यादा यहाँ बननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में, जहां पर वैज्ञानिक साहित्य शून्य है, बहुत कम लिखा गया है, तो इस दिशा में यहाँ पर ये काम और तेजी से होना चाहिए, इसकी जरूरत है। ध्यान दीजिए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वैज्ञानिक साहित्य क्या है। आप हिंदी साहित्य जब पढ़ते हो तो ढेर सारी किताबों को, कहानी, नाटक, उपन्यास बहुत ढेर सारा लिखा गया है। आप कोई ऐसी किताब की बात करो, कोई ऐसे ग्रंथ की बात करो जिसमें विज्ञान के सिद्धांत को समझाया गया। उंगलियों पर इक्का दुक्का मिल जाएगा, नजर नहीं आएगा। वैज्ञानिक साहित्य बहुत कम लिखे गए हैं, उसकी जरूरत है। ऐसी मतलब कहानियों में ऐसी कहानी होनी चाहिए, नाटकों में ऐसे नाटक होने चाहिए
और जिनको पढ़ करके हम हमारे अंदर वैज्ञानिक रुचि जागे, जागृत हो, ऐसे साहित्य को हम वैज्ञानिक साहित्य कहेंगे, जिसमें विज्ञान के सिद्धांत समझाए गए हों, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कैसे भी। एक उदाहरण मैं देता हूं और मौके पर हम उस महापुरुष को प्रणाम कर लेते हैं जिसने पानी में चंदा और चांद पर आदमी लिखा। याद रखिएगा, मैं जयप्रकाश भारती की बात करता हूं, जिन्होंने वैज्ञानिक साहित्य लिखा और बाकी लोग तो बस वही, कोई भगवान राम के चरित्र को लिखता है, कोई कृष्ण के, कोई किसी के। मैं भगवान का विरोधी नहीं हूं, कोई किसी का भी लिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की आरती में भी डिजिटल हो गया है सब कुछ। अगर विज्ञान ना होता तो ये कहाँ होते। आज जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं ऐसे डिस्प्ले ना होते अगर विज्ञान ना होता। ध्यान दीजिए, मैं सबकी बात करता हूं। बड़े बड़े मंदिरों में आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आरती के लिए ऐसे ऐसे यंत्र बने हुए, बजाना नहीं पड़ता है, बटन दबाओ, नगाड़ा, शंख, घड़ियाली सब बजता है। क्या कितना दिया है फिजिक्स ने उस धर्म को। तब भी लोग कहेंगे नहीं विज्ञान न पढ़ो। अरे कुछ नहीं, सब कुछ धर्म, भगवान आए। भगवान ना मन में बसते तो डॉक्टर हो जाते का। अरे भाई, पढ़ने से होता है। समय ज्यादा लग रहा है। आकाशवाणी लखनऊ के संग्रहालय में एक नाटक है, बहुत कम लोग, मैंने बहुत पहले सुना था, आज से कोई 20 साल पहले, आप चौंक जाएंगे सुन करके, जिसका नाम था परछाई। परछाई जो नाटक दिखाया गया था वो क्लोन पर आधारित था। क्लोन, क्लोन सुने होंगे आप लोग। और उस नाटक को सुनने के बाद हमें लगा कि क्लोन का सारा सिद्धांत मैं जान गया। कितना बढ़िया लिखा था लिखने वाले ने। ऐसे तमाम वैज्ञानिक साहित्य की आज जरूरत है। अब ऐसा होता क्यों नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरा जो अध्ययन है ज्यादा लंबा चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक उत्तर निकालता हूं। आज वैज्ञानिक साहित्य एशिया में, मैं भारत की बात करूं, कम क्यों है? वो इसलिए है, डॉक्टर और इंजीनियर के पास समय नहीं होता है कि वो कुछ लिख सके। तो लिखेगा नहीं तो हम पाएंगे कहां से? बात समझ रहे हैं? और अगर लिखता भी है तो सिद्धांत लिखता है, वो कहानी नाटक क्यों लिखेगा? क्योंकि साहित्य में अगर रुचि होती तो साहित्यकार बन के बैठा होता। तो थोड़ी सी मैं उन डॉक्टर और इंजीनियर से भी निवेदन करूंगा जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इंटर में, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो कुछ ऐसी कहानियां भी फेंक दें जो आने वाले लोगों को विज्ञान की तरफ प्रेरित करें। एक और उदाहरण दे देता हूं। जो साउथ में फिल्में बनती हैं, बहुत सी फिल्में जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हैं, भारत में बहुत शून्य है और यहाँ उसकी भी आवश्यकता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर फिल्में बन जाएंगी, दंगे पर फिल्में बन जाएंगी, धर्म को बदनाम करने के लिए फिल्में बन जाएंगी, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के लिए लोग पता नहीं क्यों शून्य रहते हैं। कोशिश करने की आवश्यकता है। मैं फिल्मों को साहित्य से अलग नहीं समझता, मैं अपनी बात करता हूँ। अब यहाँ पर बात समझ में आई होगी जो ये कहा गया। थोड़ा सा साहित्यिक सौंदर्य की बात कर लेते हैं। तो भाषा की बात करें तो शुद्ध खड़ी बोली, परिमार्जित, और शैली की बात करें तो विवेचनात्मक और गवेषणात्मक दो शैली मुझे नजर आती है। मैं किसी गाइड की बात नहीं करता, मुझे जो शैली नजर आती है उसकी बात मैं करता हूं। और शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भाषा के तत्व देखते हैं। जब तक हमारा समय चलता है पढ़ने का तब तक बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। कोई जिज्ञासा तो नहीं बनी किसी की? हाँ, आप सोचेंगे कि वो सब जो चीजें आप बताएं हम कहाँ देखें, कहाँ सुने। आकाशवाणी लखनऊ का तो मैंने बहुत प्रयास किया है। आकाशवाणी का लखनऊ का एक कार्यालय है जिसको संग्रहालय के नाम से कहते हैं। जब आप जाएंगे, स्वागत कक्ष करके है, वहां जब जाते हैं तो वहां आप जो भी चाहेंगे, फीस पेमेंट करनी पड़ती है, आपको रसीद मिलती है, सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन जब ईश्वर चाहेगा तभी जा पाएंगे। वहां कई ऐसी चीजें मैं बार बार आपसे बोल चुका हूं। शील निगम ने जो भगवत गीता गाया था उससे मैं दोबारा नहीं पाया हूं। उसके लिए मैं वहां जाऊंगा, चाहे कितना पैसा लगेगा लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे वो सुनना है। तो बच्चों, घंटी भी लगी, मैं अगला नहीं पढ़ सका,
इसके लिए खेद है। अगली क्लास में अगले को पढ़ेंगे, या टाइम मिलेगा तो घर पे वीडियो बनेगी। आज यहीं तक।